हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था दैट इज स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए कुछ जो बेसिक डिटेल थी इसके बारे में कि भाई सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टील क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिजाइन क्या होती है, एनालिसिस क्या होती है। इसके अलावा टाइप्स और जो रोल्ड सेक्शन है उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आप हेडिंग डालिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि भाई सिविल इंजीनियरिंग के कई सब्जेक्ट का बेस है। सिविल इंजीनियरिंग का जैसे सॉम है, जैसे आरसीसी है, जैसे स्टील है, उसके कई जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन हैं वो इसी टेस्ट रिजल्ट के बिहाफ पे दिए जाते हैं। ठीक है ना, या आप बोल सकते हो कि इस कर्व के बिहाफ पे ही दिए जाते हैं। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इसमें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप चाहे ईएससी की बात करें या गेट की करें या आप बोल सकते हो एजेई के लिए, वहां से पूछे जाते हैं। मैं आपको हर एक बात को बताऊंगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारी चीजें। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो स्टील में काउंट होती हैं, जैसे रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होती है, उसको भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है ये जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो है थोड़ा लंबा चला जाए, या अगर समय रहता है तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूंगा, ज्यादा समय लगता है तो 2 में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात आती है कि भाई ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये किस टेस्ट का नतीजा होता है। आई थिंक आपको सबको पता होगा कि माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन होता है उसका जब टेंशन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जब टेस्ट किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टेस्ट होता है किस पे परफॉर्म किया जाता है, आपको ये भी चीजें पता होगी आसानी से, परफॉर्म एट यूटीएम मशीन, या आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन पे इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसका रिजल्ट हम ग्राफ के रूप में शो करते हैं। देखिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले या इस ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो उनको एक बार समझ लेते हैं अपन। और उनमें पहली चीज आती है स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि देखो आपने कोई भी टेस्ट किया हो, चाहे आपने कंक्रीट का, चाहे सीमेंट का, या किसी का भी टेस्ट किया हो, सभी टेस्टों में एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है जिसकी कुछ फिक्स साइज होती है और उसी पे हम उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, जो हमारे कोड हैं, वो उस टेस्ट को लेके ही बने हुए हैं। अगर आप साइज चेंज कर दोगे तो जो रिजल्ट हैं वो कुछ अलग आएंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये जो टेंशन टेस्ट होता है माइल्ड स्टील का, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है और इसे कई बार कूपन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम आप कूपन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अब देखें ये जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है कौन से कोड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं एज पर IS 1608, ये कोड है। इसके अकॉर्डिंग इस स्टैंडर्ड स्पेसिमेन की जो साइज है या जो भी इसकी विशेषताएं हैं वो बताएंगे हम। ठीक है ना, इसके अलावा पहले अमेरिकन स्टैंडर्ड का भी चलता था लेकिन उसको हम नहीं पूछते हैं, तो उसको आप छोड़िए, अपन इंडियन वाले हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड का ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें जरा, अब भाई ये स्टैंडर्ड स्पेसिमेन दिखता किस तरीके का है, तो मैं इसका फिगर बनाता हूं एक बार यहां पे। इस तरीके का एक स्पेसिमेन होता है, आप देख सकते हैं इधर, इस तरीके का। ठीक है ना, इस तरीके का एक स्पेसिमेन होता है। इधर से लोड P लग रहा है, इधर से लोड P लग रहा है। ठीक है, ये जो इसकी सेंट्रल लेंथ होती है आप यहां से यहां तक देख सकते हैं, इसे बोला जाता है गेज लेंथ। ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पे चाहो तो गेज लेंथ। और इसकी जो डायमेंशन है, अगर इस आप मान सकते हो अगर ये भाई रेक्टेंगुलर है तो इसकी जो भी डायमेंशन है लीस्ट वाली, या अगर ये सर्कुलर है तो इसका जो डायमीटर है उसको मान लेता हूं मैं D0। ठीक है, ये हो गया इसका डायमीटर। क्लियर, इसका जो एरिया है वो मान लेता हूं मैं A0, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें।
अब देखें, दो तरह के स्पेसिमेन काम में लिए जाते हैं, या तो आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है या आपके पास सर्कुलर हो सकता है। तो दोनों के बारे में जो कोड ने स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, अगर जो स्पेसिमेन है वो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, तो फॉर रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन, फॉर रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन के लिए कंडीशन होती है कोड के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू 5.65 अंडर रूट, सॉरी, एल जी इज इक्वल टू 5.65 ए नॉट, दैट्स द कंडीशन। ये कंडीशन होती है, और ये कंडीशन अभी रिसेंटली राजस्थान जेईई के एग्जाम में भी पूछी गई थी आई थिंक, ठीक है ना। इसके अलावा इस कंडीशन को ईएसी में भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में, प्रीलिम्स में, और कई बार जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना। दूसरी कंडीशन हो सकती है हमारे पास कि भाई जो स्पेसिमेन है वो सर्कुलर हो, फॉर सर्कुलर स्पेसिमेन, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है एल जी इज इक्वल टू, या गेज लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू डी नॉट, क्लियर है ना, ठीक है। कई बार हम अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग भी कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आप बोल सकते हो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है एल बाई डी इज इक्वल टू नियर अबाउट 2, ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना तो वो एग्जाम में पूछा जाता है, ना ही अमेरिकन कोड यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। पहले बुक्स वगैरह में लिखा होता था ये, अभी अपने को इंडियन स्टैंडर्ड याद रखने हैं, और ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको बनाएं। क्लियर, पॉज करके बना लिया करें। देखें भाई, आपने और भी जगह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, तो दो तरह की स्ट्रेस हमारे पास जनरली निकल के आती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, या आप दूसरे वर्ड में आप इसको चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं भाई, एक होती है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेस, क्लियर है ना, और दूसरी होती है हमारी ट्रू स्ट्रेस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, और किस स्ट्रेस को हम जनरली काउंट करते हैं, ठीक है ना, उन दोनों चीजों को देख लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप हर बार पढ़ोगे अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि भाई अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है। तो ये सारी चीजें पता होना सब्जेक्ट से पहले बहुत जरूरी है, तो इन चीजों को देख लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में कि भाई ये अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। अब देखें जरा, इधर देखें, आपके पास ये स्पेसिमेन है, ये क्या है आपके पास स्पेसिमेन है, ठीक है। अभी मैंने ऐसा मान लिया है इसको, हालांकि जो एक्चुअल शेप होती है वो मैंने अभी आपको पहले बना के बताई थी, वो एक्चुअल शेप है इसकी, मैंने ऐसा माना इसको, ठीक है। इसकी जो लेंथ है कैपिटल एल, और इसका जो एरिया है मान लीजिए कैपिटल ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। जब इस पे लोड लगाया जाएगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। देखो, पहली बात तो अगर आप स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहो किसी पर्टिकुलर लोड कैपिटल पी के लिए, आप इसकी स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहो तो फंडा सिंपल सा है, लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। अब दो बातें आती हैं, अगर मैं इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मैं स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूं, तो उस टाइम पे जो हमारे पास स्ट्रेस निकल के आती है दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। समझे बात को। देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। अगर मुझे अल्टीमेट स्ट्रेस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, हो गई बात, ठीक है।
यहां पे क्या किया हमने, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, जब लोड लगाया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, वो बात अभी करेंगे अपन ट्रू में, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब अल्टीमेट स्ट्रेस फाइंड आउट करी तो अल्टीमेट लोड को किससे डिवाइड किया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया से किया, ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास ट्रू स्ट्रेस, दूसरी आती है हमारे पास ट्रू, या इसे एक और नाम देते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेस, या आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि दोनों ही टेंसाइल स्ट्रेस है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इस बात को समझो भाई, आप सभी को पता है कि ये जो मेरे पास स्पेसिमेन है इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कैपिटल वी, ठीक है। और अगर कैपिटल वी को मैं लिखना चाहूं तो ये होगा मेरे पास एरिया इंटू लेंथ, सिंपल सी बात है। जब आप लोड बढ़ाओगे, जब आप लोड बढ़ाओगे तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे माइल्ड स्टील का जो स्पेसिमेन है एक तरह का डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। अब डक्टाइल मटेरियल होगा तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, दैट मींस इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कुछ समय के बाद या कुछ लोड के बाद ये जो स्पेसिमेन है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसकी लेंथ बढ़ गई, स्ट्रेन आ गई इसमें, ठीक है ना। अब आप खुद समझ सकते हो अगर इसकी लेंथ बड़ी होगी, अगर लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ना तो मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टील ऐड किया इस स्पेसिमेन में, ना बाहर निकाला है, दैट मींस वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे लेंथ बढ़ी दैट मींस सिंपल सी बात है एरिया घटा होगा, एरिया घटा होगा। इसे हम पॉइजन इफेक्ट की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इस ये जो इफेक्ट होता है ना इसे बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट, क्लियर, पॉइजन रेशो वाला इफेक्ट, ओके। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जैसे जैसे लोड बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे स्पेसिमेन पे लोड बढ़ाया जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। अब देखें मैं लोड को बढ़ाता गया, ठीक है, लोड को बढ़ाता गया और एक टाइम ऐसा आया जब इस स्पेसिमेन में फ्रैक्चर हो गया, ये टूट गया, ठीक है। उस लोड को मैं नोट कर लूंगा और ये क्या कहलाएगा, अल्टीमेट लोड, ये क्या कहलाएगा आपका अल्टीमेट लोड, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं स्ट्रेस फाइंड आउट करते समय, ध्यान से सुनना, अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं स्ट्रेस फाइंड आउट करते समय यहां पे एक्चुअल एरिया कंसीडर करूं, एक्चुअल एरिया कंसीडर करूं तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रू स्ट्रेस कहलाएगा। समझ में आई बात। यहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस में मैंने इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया था, जबकि ट्रू स्ट्रेस अगर मुझे कहीं पे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं भाई ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया, ये एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोनों स्ट्रेस आ गई मेरे पास। अब मुद्दा ये आता है कि भाई कौन सी को लें हम, किस स्ट्रेस को यूज करके आगे बढ़ें, किसको हटा दें अभी, ठीक है। तो अब देखो आप, अब ट्रू स्ट्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप सभी जानते हैं भाई जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता गया, ठीक है, ग्रेजुअली लोड बढ़ता है तो धीरे धीरे इसका एरिया में क्या होने लगा, कमी होने लगी। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। अब जब स्पेसिमेन हमारा फिक्स हो जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में तो उसमें जो एरिया नापने का जुगाड़ है वो नहीं होता, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जब लोड के साथ इसका एरिया कम होता जाता है, जब लोड बढ़ने के साथ साथ इसके एरिया में कमी होने लगती है तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया को मेजर नहीं कर सकता, एक्चुअल एरिया को, ठीक है ना। जबकि इनिशियल एरिया मुझे पता होता है, स्टार्टिंग में मुझे इनिशियल एरिया पता होता है, ठीक है, लेकिन मैं एक्चुअल एरिया को किसी समय पे मेजर नहीं कर सकता। करूंगा भी तो ये बहुत ज्यादा भारी काम हो जाएगा, टेडियस काम हो जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से ट्रू स्ट्रेस को यूज नहीं लिया जाता, अपन क्या यूज लेते हैं, डायरेक्टली अल्टीमेट स्ट्रेस को, ठीक है ना। अल्टीमेट स्ट्रेस को ही हम यूज करते हैं। दूसरी बात, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो ज्यादा सेफ होती है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो ज्यादा सेफ होती है। क्यों, क्योंकि भाई देखो हम पता क्या लगा रहे हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या है कि वो स्ट्रेस जिस स्ट्रेस के लगने पे स्पेसिमेन टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर। मतलब हमें यह पता लग गया कि अगर मैं इस स्पेसिमेन को कहीं लगा रहा हूं तो मुझे इस स्ट्रेस से, इस अल्टीमेट स्ट्रेस से कमी लगानी है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब अगर आप यहां पे देखें तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि लोड लगाने के साथ जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एरिया आएगा, एक्चुअल एरिया आएगा, वो कम आएगा, ठीक है ना। अब अगर एरिया कम है तो स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा मिलेगी,
ठीक है, और अगर एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस की वैल्यू कम मिलेगी, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन में देखूं, जब स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा मिली है तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल स्ट्रेस कम है और यहां पे ज्यादा शो हो गई, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें ज्यादा लोड लगा सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा, स्पेसिमेन टूट जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो स्टील है या आने वाली जो स्टडीज है उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस को कई बार इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर? तो कई बार आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कई बार आपने पढ़ा होगा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दो तरह के कर्व बताते हैं जनरली, वो इन्हीं के बीच में। अगर आप अल्टीमेट स्ट्रेस को लेके चल रहे हो तो अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा, अगर आप ट्रू स्ट्रेस को लेके चल रहे हो तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रू वाला ओनली यही समझने के लिए है, इसका आगे कोई यूज नहीं है, इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो इन बातों को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिखूंगा तो समय ज्यादा लगेगा इस चीज में। बनाएं इसको। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कई बार क्या है, आदमी को कंफ्यूज कर देती हैं। कई बार हम सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या चीज है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हालांकि बहुत बेसिक हैं, लेकिन हर एक को पता होनी चाहिए। और अपने पास समय है तो हम इस चीज को डीप में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ बेसिक टेस्ट के बारे में। अब हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। जो भी अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसके लिए कर्व बनाते हैं, और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। मैं यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस या इंजीनियरिंग स्ट्रेस को काउंट करूंगा, ट्रू वाली को नहीं करूंगा। ट्रू वाली का कर्व थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना, अपन उसको नहीं पढ़ते, ठीक। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूं अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखिए साइड में आप, चूंकि स्ट्रेन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट क्वांटिटी होती है तो उसे एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा, और स्ट्रेस जो है उसे वाई एक्सिस पे लिया जाएगा, ठीक है ना। ये 0 पॉइंट हो गया अपना, क्लियर। यहां पे देखें, जो आपका कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आता है। मैं बना देता हूं एक बार। कुछ इस तरह का कर्व आता है, देख पा रहे होगे आप स्क्रीन पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट कर देता हूं, एक बार आप कर्व बना ले साथ में, फिर हम साथ में सबको समझेंगे एक साथ, ठीक है ना। तो ये 0 पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे, ये एक पॉइंट हो गया जिसे बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मैं इसे ए से डिनोट कर रहा हूं। फिर यहाँ पे होता है आपका इलास्टिसिटी लिमिट, मैं इसे कैपिटल ई से डिनोट कर रहा हूं। ये आपका अपर यील्ड पॉइंट y1, ये लोअर यील्ड पॉइंट y2, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नाम दे दो, बी बोल दो इसको, ठीक है ना। ये यहाँ पे होता है अल्टीमेट पॉइंट, इसको यू बोल देते हैं, और यहाँ पे होता है ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, एफ से डिनोट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूँ कि भाई कौन कौन सा पॉइंट क्या क्या है। देखिए जरा, यहां पे ए डिनोट कर रहा है आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को, ठीक है ना। ई डिनोट कर रहा है यहां पे इलास्टिक लिमिट को, क्लियर। इसके अलावा y1 है अपर यील्ड पॉइंट, y2 है यहां पे लोअर यील्ड पॉइंट, बी कुछ भी नहीं है, बस एक मैंने पॉइंट बता दिया वहां पे। u जो है वो है आपका अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। और f जो है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट बोल दीजिए या ब्रेकिंग पॉइंट बोल दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई, आपको एक एक पॉइंट का पता लग गया कि भाई इस फिगर में जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं। अब हम इनको विस्तार में पढ़ेंगे कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है, इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखते जाएं।
देखो भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको स्लो करा रहा हूं, है ना, तो आप परेशान ना हो कि बहुत स्लो चल रहा है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना ए, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, आई थिंक आप सबको पता होगा कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे इस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे, ये मेरा सैंपल है, ये मेरा क्या है, सैंपल है। मैंने जो लोड लग रहा है इस पे यूटीएम के थ्रू उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, उसको बढ़ाना क्या किया, स्टार्ट किया। देखें अब जब मैं इनिशियल लोड लगाऊंगा, जब मैं शुरुआत में लोड लगाऊंगा तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं वो एक लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन के थ्रू वेरी करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत में ओ से लेके ए तक जो लाइन है या जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में चला है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, आपको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन कब आता है, हम सबको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन कब आता है, जब दोनों चीजें प्रोपोर्शनल हो। तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि ए पॉइंट तक जहां पे स्ट्रेट वेरिएशन है, जहां तक कर्व स्ट्रेट है, वहां पे क्या है, स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है, सॉरी स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना। इस पॉइंट के बाद ये चीज खत्म हो जाती है, समझ में आई बात। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं। मतलब यहां से नीचे तक प्रोपोर्शनैलिटी जिंदा है, इसके बाद खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है ना। ओके, अब देखो ये बात हमें एक साइंटिस्ट ने और बताई थी, हुक्स ने। क्लियर है ना, हुक्स ने भी यही कहा था कि भाई स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर। दैट मीन्स अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हुक्स लॉ जो होगा वो कहां तक वैलिड होगा, बस इस लिमिट तक ही वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से आगे जो वेरिएशन है कर्व का वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा तो ये रिलेशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो क्या है, हुक्स लॉ is valid up to that limit। और कई बार एजेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई हुक्स लॉ जो होता है वो कहां तक वैलिड होता है। कई बार गलती से आप इलास्टिक लिमिट कर देते हो, लेकिन ये कहां तक होता है, ओनली प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक। कई बार पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब देखें इस फॉर्मूला के बारे में और कुछ जानते हैं थोड़ा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट मिलता है, दैट इज कैपिटल ई, और इसे क्या बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे क्या बोलते हैं अपन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है ना, बात समझ में आई। ओके, तो ये चीजें बेसिक हैं, आपको पता भी होगी। और यहां से जो क्वेश्चन उठता है वो यही है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, तो आपको पता लग गया होगा कि भाई ये ए पॉइंट तक वैलिड होता है। ठीक है ना, क्लियर। ये हो गई अपनी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट की बात। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अपना इलास्टिक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इलास्टिक पॉइंट। जिसे हमने ई से डिनोट किया है। अब इलास्टिक पॉइंट क्या है, देखें मैं स्पेसिमेन पे क्या कर रहा हूं, लोड लगा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भाई अगर डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल अगर है तो उसमें लोड लगाने के साथ क्या होने लग जाता है, लेंथ में इंक्रीमेंट होने लग जाता है। ठीक है ना, उसमें डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं लोड लगाता लगाता कहां तक पहुंच गया, ई पॉइंट तक पहुंच गया। मैं लोड लगाता लगाता कहां तक पहुंच गया, ई पॉइंट तक पहुंच गया। और अगर मैं इस ई पॉइंट से पहले या इस ई पॉइंट तक लोड को हटा देता हूं स्पेसिमेन से, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ई पॉइंट से पहले या इलास्टिक लिमिट से पहले
लोड को हटा देता हूं स्पेसिमेन से, तो स्पेसिमेन जो है वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से शेप को रिगेन कर लेगा, मतलब वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि भाई इलास्टिक लिमिट कौन सी लिमिट हुई, वो लिमिट अगर जिससे पहले लोड को हटा दिया जाए तो जो स्पेसिमेन है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, ठीक है। इसे हम एक लाइन में लिख सकते हैं, इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट क्या हो गई, सो इलास्टिक लिमिट लिखना ज्यादा बेहतर है। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, it is the maximum stress up to which if load is removed from specimen, it regain its original shape due to elastic properties, क्लियर है ना। तो ये बात हो गई आपकी इलास्टिक लिमिट की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास, आप पॉज करके बना लिया करें इसको, ठीक है ना, ये लिख लिया करें जैसा भी आप चाहो। नेक्स्ट है मेरे पास y1 और y2 पॉइंट, ठीक है। अब क्या किया मैंने भाई, शुरुआत में लोड को बढ़ाया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट आई, उसके बाद इलास्टिक लिमिट आई, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के बाद जैसे ही मैं लोड को बढ़ाता हूं वो अपनी शेप को रिगेन नहीं करेगा, वो उसकी शेप को रिगेन नहीं करेगा और इस स्पेसिमेन में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। भाई देखो, इलास्टिक लिमिट से पहले डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि स्पेसिमेन अपनी वापस शेप को रिगेन कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने लोड को इलास्टिक लिमिट से ज्यादा किया, अब वो वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, उसमें क्या आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, यील्ड पॉइंट जो होते हैं, ये उस पॉइंट को डिनोट करते हैं जिस पॉइंट के बाद स्पेसिमेन में परमानेंट यील्डिंग का मतलब डिफॉर्मेशन ही, परमानेंट यील्डिंग या परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है अपने पास, y1 एंड y2, क्लियर है ना, दैट इज अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट, क्लियर। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज द पॉइंट्स लिख लीजिए, आफ्टर विच परमानेंट डिफॉर्मेशन और yielding induced in the specimen, ठीक है। अब देखो कि भाई यहां पे दो पॉइंट्स है अपने पास, एक अपर यील्ड पॉइंट है, एक लोअर यील्ड पॉइंट है, ठीक है। कौन सा कब आएगा, अपर यील्ड पॉइंट कब आएगा, लोअर यील्ड पॉइंट कब आएगा, दोनों अलग अलग हर बार आएंगे या कोई एक ही आएगा, ठीक है। इस पे एक बहुत लंबी बहस होगी, बहस का मतलब अपन लंबी बात करेंगे इस पे, क्योंकि स्टील में एक चीज होती है रेजिडुअल स्ट्रेस, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस यील्ड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और रेजिडुअल स्ट्रेस को अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा तो वो काफी लंबा समय खींच जाएगी, ठीक है ना, वीडियो लंबी होगी, अपन सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, हमने यील्ड पॉइंट तक इस चीज को पढ़ लिया, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लें, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक का जो जोन होता है, ये वाला जोन, इस जोन को बोलते हैं अपन इलास्टिक जोन, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन इलास्टिक जोन। अब आप ये बोले वो भाई इलास्टिक जोन तो है तो इसको इलास्टिक पॉइंट तक रखना चाहिए था, यील्ड तक क्यों खिसका दिया, ठीक है। तो देखो इसका जवाब क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको फिगर में दूर दूर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं ये दूर दूर मैंने चलाकर बनाए हैं, क्यों, क्योंकि अगर एक्चुअलिटी में देखा जाए, अगर मैं एक्चुअल फिगर देखूं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत नजदीक होते हैं, बहुत पास होते हैं, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। अपन समझ रहे हैं इस चीज को, इसलिए मैंने इनको थोड़ा दूर दूर बना दिया, ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है कि भाई ये चारों पॉइंट लगभग एक ही पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं उसको, मिले हुए हैं,
ठीक है ना। तो यहां तक का जो जोन होगा वो कहलाएगा अपना इलास्टिक जोन, और इलास्टिक जोन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन होती है उसे बोलते हैं अपन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, अभी बहुत बचा हुआ है इस कर्व में, ठीक है ना, अपन पढ़ेंगे उसको। क्लियर, ठीक है ना। तो कितना टाइम हो गया? ओके, 30 मिनट की वीडियो हुई है, हम थोड़ा सा और देख सकते हैं इसमें। क्लियर है ना। मैं यील्ड पॉइंट का सेकंड पार्ट में करवाऊंगा कि कौन सा पॉइंट कब आएगा, रेजिडुअल स्ट्रेस क्या होगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा। ठीक है ना, आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे यील्ड पॉइंट के बाद आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, यील्ड पॉइंट के बाद अगर देखोगे तो कर्व जो है वो हॉरिजेंटल हो गया एकदम। यहां तक कर्व जो है Y2 पॉइंट से लेके B पॉइंट जो है यहां तक कर्व एकदम हॉरिजेंटल हो गया। अब क्यों हुआ? हॉरिजेंटल होने का मतलब क्या है कि भाई स्ट्रेस में कोई इजाफा हुआ ही नहीं और स्ट्रेन धड़ाधड़ाती जा रही है। स्ट्रेस में इजाफा होने का मतलब क्या कि भाई लोड तो मैंने बढ़ाया ही नहीं, लोड तो मैंने बढ़ाया ही नहीं। अगर लोड बढ़ता तो स्ट्रेस बढ़ती। ठीक है, मैंने लोड नहीं बढ़ाया फिर भी उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी लंबाई जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इसका कारण होता है कि भाई जो इसमें एटम्स हैं, ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे ही जैसे ही सैंपल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आया, जैसे ही सैंपल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आया, मतलब अंदर का जो उसका पूरा की पूरा सामान है वो हिल चुका है, समझ रहे हो ना। तो उसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, वो रीअरेंजमेंट होगा। उस रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास इस तरह का एक कर्व मिलता है। ठीक है ना, और इस जोन को बोला जाता है प्लास्टिक जोन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है अपना Y2B रीजन, और इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इसको बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। देखते हैं इसके बारे में, एक लाइन लिखेंगे, इन दिस रीजन strain increase without any increment in stress due to the plastic rearrangement of particles। क्लियर है ना। तो प्लास्टिक रीअरेंजमेंट की वजह से हुआ क्या कि इसमें अचानक से क्या आ गई? स्ट्रेन आ गई। ठीक है, जबकि लोड हमने नहीं बढ़ाया था। तो ये जो जोन है, ये जो रीजन है, इसे क्या बोला जाएगा? प्लास्टिक जोन बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लास्टिक जोन बोलेंगे। प्लास्टिक जोन बोल दो, प्लास्टिक रीजन बोल दो, जो भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टिक जोन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेन होगी उसे बोला जाएगा प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, ईपी। तो यहां पे हमारे पास दो तरह की स्ट्रेन मिल गई, ईवाई जिसे बोला जाता है इलास्टिक या यील्ड स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ईपी जिसे बोला जाता है प्लास्टिक स्ट्रेन। क्लियर है ना। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। देखो जो ईवाई और ईपी है, इनके रिलेशन के बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि भाई जो मटेरियल है जिसको लेके ये टेस्ट किया जा रहा है वो ब्रिटल नेचर का है या डक्टाइल नेचर का है। ठीक है, तो उसके लिए दो कंडीशन है, मैं लिखता हूं यहां पे। कंडीशन नंबर 1, इफ ईपी इज लेस देन 5 इंटू ईवाई, देन आप बोल सकते हो कि ये जो मटेरियल है ये है ब्रिटल मटेरियल। ये मटेरियल जो है ये क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। और अगर यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू 5 टाइम ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन से ज्यादा हुई तो मटेरियल जो है मेरा क्या है? डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। क्लियर। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ। देखो आपको पता है कि ब्रिटल मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन होता है या तो बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर मैं इनको कैटेगराइज करूं तो अगर यहां पे प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो इलास्टिक स्ट्रेन के 5 टाइम से कम हुई, मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन बहुत कम,
ठीक है ना। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, बहुत कम डिफॉर्मेशन हुआ, और बहुत कम डिफॉर्मेशन को हम किस में मानते हैं, ब्रिटल में मानते हैं। और अगर यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू 5 टाइम इंटू इलास्टिक स्ट्रेन से ज्यादा हुई, दैट मीन्स इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा आया है, और डिफॉर्मेशन ज्यादा आया है लोड लगने पे, दैट मीन्स ये किस तरह का मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील की, जिसके लिए अपन सारी रामायण कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है आपका EP इज नियर अबाउट 5 इंटू 50 टाइम ऑफ EY, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए या नॉर्मल स्टील के लिए जो प्लास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो इलास्टिक स्ट्रेन से 5 या 15 गुना हो सकती है, मतलब ये रेंज में होती है, ठीक है ना, क्लियर। और एक चीज और पूछी गई है माइल्ड स्टील के लिए इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू, ये भी आप लिख लीजिए। माइल्ड स्टील के लिए जो इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है 0.125%। ये चीजें कई बार पूछी जाती हैं, ठीक है ना। ये इलास्टिक स्ट्रेन है, टोटल डिफॉर्मेशन नहीं है ये, ठीक है ना, ये टोटल डिफॉर्मेशन नहीं है, ये क्या है, इलास्टिक स्ट्रेन की वैल्यू है, क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार उठा के AJE एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, आप इनको नोट करके रखें, ठीक है ना। तो यहां तक हमने बात कर ली, इसके बाद की बात करेंगे और यील्ड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है अपनी, वैसे भी 35-36 मिनट की हो गई है, क्लियर है। तो अगली वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम रेजिडुअल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, टेलीग्राम चैनल पे पूछे, ठीक है ना। थैंक यू।